कहानी की शुरुआत में हमें एक वेयर हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोगों ने एक आदमी को चेयर से बांध रखा होता है। वे बाहर आकर फ़ोन पर बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी बंधा हुआ आदमी वहाँ आ जाता है और उन्हें मार डालता है। थोड़ी देर बाद वहाँ वे लोग आ जाते हैं जिन्होंने उस आदमी को पकड़ने के लिए कहा होता है। वे लोग वहाँ की हालत देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी शटर बंद हो जाता है, जिसके कारण एक आदमी उसी शटर से कटकर मर जाता है। डर के कारण दोनों आदमी हवा में फायरिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। अब वो आदमी एक हथियार फेंक कर एक गुंडे को मार डालता है और दूसरे के हाथ पर गोली चला देता है। वह बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शटर बंद होने के कारण वहाँ से वह भाग भी नहीं पाता। वह खून वाले हाथ से उस आदमी से अपनी जान की भीख मांगता है, जिस पर वह आदमी उससे चिढ़ जाता है और उसके बाजू पर एक गोली मार देता है। इसके बाद वह एक स्क्रू ड्राइवर और पीपीई किट पहन कर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हार्ट निकालने जा रहा हूँ। वह उससे यह भी कहता है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट से ब्लंट इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा पेनफुल होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह आदमी एक साइकोपैथ है। और फिर वह उस गुंडे का गाल खींचकर उसमें स्क्रू ड्राइवर भोंक देता है। इसके बाद वह साइकोपैथ एक इलीगल बॉक्सिंग मैच देखने जाता है, जहां मार्को नाम का बंदा फाइट जीत जाता है। मार्को अपना कमीशन लेकर वहां से जाने लगता है। बाहर बारिश हो रही होती है, जिसमें वह भीगते हुए अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ बहुत बीमार होती है, जिसके कारण वह बेड पर लेटी हुई होती है। इसीलिए मार्को चेक करता है कि उसकी माँ की सांसें चल रही है कि नहीं। सुबह वह किम नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, जो कि किम्स कॉपिनो होम चलाया करता है। यह जल्दी फाइनेंशियल इशू के कारण बंद होने वाला होता है। कोरियन और फिलीपींस के मेल और फीमेल से हुए बच्चे को कॉपिनो कहा जाता है। किम मार्को से उसकी माँ की हालत के बारे में पूछता है, जिस पर हमें पता चलता है कि मार्को की माँ को जल्द से जल्द सर्जरी करने की ज़रूरत है। इसीलिए मार्को इलीगल फाइट जैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करता है ताकि वह पैसे जमा कर सके। वह इसी कारण अपने पापा को ढूंढ रहा होता है ताकि उनसे कुछ पैसे मिल जाए, जिससे उसकी माँ का ऑपरेशन हो पाए। वह किम से अपने पापा के बारे में पूछता है कि क्या उनका कुछ पता चला, जिस पर किम नाम में जवाब देता है। मार्को उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि कोरिया में किसी ऐसे आदमी को हायर करो जो मेरे पापा को ढूंढ पाए, और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। अब वह एक बार में आता है जहाँ वह बेट में पैसे लगाता है ताकि वह कुछ पैसे जीत सके। तभी वहाँ पर उसके जान पहचान का एक आदमी आ जाता है। वह मार्को को ऑफर देता है एक ज्वेलरी शॉप लूटने का। उसे बस पावर कट करनी है और सिक्योरिटी को बिजी रखना है, जिसके लिए उसे 10% अमाउंट मिलेगा। मार्को प्रॉमिस तो नहीं करता, पर उसे कह देता है कि वह इसके बारे में सोचेगा। हमें दिखाया जाता है कि वह साइकोपैथ मार्को पर नजर रखे हुए हैं। रात को मार्को को पता चलता है कि वह बेट हार गया है। अब वह चोरी करने के लिए मान जाता है। वह आदमी मार्को को एक गन दे देता है। मार्को अपना काम करने के लिए चला जाता है। तभी उसे फील होता है कि कोई उसे पीछे से मारने वाला है। तभी वह झुक जाता है। वह देखता है कि उसके सामने ढेर सारे गुंडे हैं। सिंस वह एक फाइटर होता है तो वह सबको मारने लगता है। वे गुंडे नंबर में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लास्ट में मार्को गन निकाल कर उन्हें शूट करने लगता है तो पाता है कि गन एकदम खाली है। उसे पता चलता है कि उसे फंसाया गया है। अब वह वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह एक कार से टकरा जाता है। उस कार से एक लड़की निकलती है। इसके बाद वे गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। वह लड़की मार्को को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर्स उसकी फुल बॉडी चेकअप करते हैं, जो कि बहुत अजीब होता है क्योंकि मार्को तो बस कार से टकराया था। वह लड़की मार्को को बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है और उसे सेटलमेंट के लिए कुछ पैसे दे देती है, पर वह रिपोर्ट वाला डॉक्यूमेंट उसे नहीं देती है। मार्को को एक फ़ोन आता है। यह फ़ोन उसे किम ने किया होता है। मार्को जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है। वह मार्को को उसका पैसा लौटा देता है और उसे बताता है कि उसके पिता उसे बहुत पहले से ही ढूंढ रहे हैं। यह बात बहुत यूनिक होती है क्योंकि बहुत ही कम लोग कॉपिनो किड को एक्सेप्ट करते हैं। वो बस उन्हें पैदा करके छोड़ देते हैं। मार्को किम से पूछता है कि वो कब आ रहे हैं। किम उसे बताता है कि वह भी तुमसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता है। वह मार्को को एक कोरियन कॉलिंग कार्ड दे देता है और वह कहता है कि शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े, इसलिए तुम इसे अपने साथ ही रखना। अब मार्को के घर पर कुछ लोग आते हैं। यहाँ भी वह साइकोपैथ मौजूद होता है। वे लोग मार्को को अपने साथ कोरिया ले जाने के लिए आए हुए होते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी। वे लोग मार्को का वीज़ा और पासपोर्ट भी बनवा कर लाए हुए होते हैं, पर मार्को को अपनी माँ की चिंता होती है। वे लोग अपने साथ एक नर्स को भी लाए हुए होते हैं। वे कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। अब हमें मार्को के सौतेले भाई कांग को दिखाया जाता है, जिसके इशारों पर ही ये सब हो रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्को के पिता सच में बहुत बीमार हैं। मार्को फ्लाइट में बैठ चुका होता है। सिंस वह फ्लाइट में पहली बार बैठा होता है तो उससे ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह साइकोपैथ यहाँ भी मौजूद है। वह सबके सोने का वेट करता है और मौका देखकर मार्को से बात करने के लिए चला जाता है। मार्को फिल्म देख रहा होता है और अचानक से उस साइकोपैथ को देखकर वह चौंक जाता है। वह साइकोपैथ मार्को से अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वह साइकोपैथ मार्को से पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो। वह उससे यह भी कहता है कि क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि कोई तुम्हें दूसरे देश ले जाने के लिए तुम्हारे घर पर आया।
और तुम्हारा वीजा और पासपोर्ट भी बनवा कर लाया। एयर होस्टेस आकर उस साइकोपैथ को उसके सीट पर लौट जाने के लिए कहती है। जाने से पहले वह मार्को से कहता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो। वह मार्को के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर मार्को शॉक्ड हो जाता है। अब फ्लाइट कोरिया लैंड कर जाती है। वे लोग मार्को को साथ लेकर जाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी एक लड़की से फ़ोन पर बात करने लगता है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसके कार से मार्को टकराया था और जिसने मार्को की फुल बॉडी चेकअप कराई थी। तभी हमें पता चलता है कि ये सब मिले हुए हैं। वहीं पर उस लड़की के साथ एक स्कूल गर्ल भी होती है जो कि काफ़ी सस्पिशियस लग रही होती है। कार वाली लड़की ने उस आदमी को मार दिया होता है जिसके जरिए उसने मार्को को अपने जाल में फंसाया था और साथ ही उस नर्स को भी मारकर मार्को की माँ को भी गायब कर दिया होता है। अब वे लोग मार्को को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाने लगते हैं और ये सब वह साइकोपैथ देख रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि वह स्कूल गर्ल मार्को की सौतेली बहन होती है। वह कार वाली लड़की उसे एक सीक्रेट बॉक्स देती है। अब हमें कांग को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों के साथ एक फील्ड में होता है। उसके लोग 2 आदमियों को उसके सामने लेकर आते हैं जो कि जख्मी हालत में होते हैं। इन दोनों ने कांग के साथ बिट्रे किया होता है। वे दोनों कांग से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। कांग उन्हें कुछ लोगों की फोटोज दिखाकर कहता है कि इन लोगों ने भी मेरे साथ बिट्रे किया था और अब ये सब गायब हो चुके हैं। इतने में वह एक आदमी को गोली से मार देता है, लेकिन अभी भी वह आदमी मरा नहीं होता है, इसलिए वह जाकर उसके सर में गोली मार देता है। यह सब देखने के बाद दूसरा आदमी बहुत डर जाता है। वह कांग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, इसलिए कांग उससे कहता है कि अगर तुम उस सामने वाले फॉरेस्ट तक पहुंच जाओ तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं गोली 10 गिनने के बाद मारना स्टार्ट करूंगा। तुम मेरे 3 गिनने के बाद दौड़ना स्टार्ट करना और जिगजैग पाथ में दौड़ना ताकि तुम गोली से बच सको। कांग के 2 गिनते ही वो आदमी दौड़ना स्टार्ट कर देता है, इसलिए कांग उसे गोली से मार देता है। यह दिखाता है कि मार्को का यह सौतेला भाई कितना क्रूर और निर्दयी है। अब जो लोग मार्को को ला रहे होते हैं वे मार्को से बड़ी बदतमीजी में उसका एज पूछते हैं, जिस पर मार्को अपना एज 24 बताता है। उनमें से एक कहता है कि तब तो तुम्हारी अभी बहुत जिंदगी बाकी है, लेकिन क्या करें तुम्हारी एक्सपायरी डेट काफी नजदीक आ गई है। यह सुनकर मार्को शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यह बात काफी अजीब और डरावनी होती है। अब उनकी गाड़ी के बगल में वह साइकोपैथ अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वह उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण गाड़ी बेकाबू होकर जंगल में चली जाती है। वह एक ही करके सबको मारने लगता है। अब कांग को किसी का फोन आता है जो कि उससे कुछ पैसे मांग रहा होता है। कांग उसे इग्नोर कर देता है और मार्को साइकोपैथ के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन, जिस पर वह बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और खून करना मेरा काम है और ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तभी हमें पता चलता है कि उसने प्लेन में मार्को से क्या कहा था। उसने मार्को से कहा होता है कि तुम कोरिया मरने जा रहे हो और यह बोलकर वह डेविल वाली हंसी हंसने लगता है। मार्को मौका देकर वहाँ से भाग निकलता है। वह साइकोपैथ लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। वह उससे जानबूझकर थका रहा होता है, इसीलिए आखिर में मार्को ब्रिज से नीचे कूद जाता है। उसके पीछे पीछे वह साइकोपैथ भी कूद जाता है। मार्को किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते भागते वह एक टनल के अंदर चला जाता है और जब वह टनल से बाहर निकलता है तो बारिश होने लगती है। वह साइकोपैथ वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे बारिश में भीगना पसंद नहीं होता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। मार्को के पास टीम का दिया हुआ कोरियन कॉलिंग कार्ड होता है, जिसकी मदद से वह एक नंबर पर कॉल लगाता है। कॉल उठाने वाली वही लड़की होती है जिससे मार्को टकराया था। वह उसकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी घुमा लेती है। अब मार्को किम को फोन करता है, जिस पर किम उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मुझे कॉल आया था कि तुम गायब हो गए हो। मार्को उसे बताता है कि मुझे यहाँ कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वह देखता है कि वह साइकोपैथ उसकी तरफ हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है उसे मारने के लिए। वह तुरंत वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह एक पतली गली में चला जाता है जहाँ जाकर उस साइकोपैथ का गाड़ी फंस जाता है और वह ऐसे पैदल ही उसका पीछा करने लगता है। आखिर में मार्को पकड़ा जाता है। मार्को उसे एक पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब वह लड़की अपनी गाड़ी लेकर उसे बचाने आ जाती है। वह साइकोपैथ अपनी गाड़ी उस पतली गली से निकाल लेता है, जिसमें उसकी गाड़ी का बहुत नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उसे बहुत बुरा लगता है। उस लड़की को देखकर मार्को को याद आ जाता है यह वही लड़की है जिसके कार से वह टकराया था। अब ये सब सोचकर मार्को बहुत उलझ जाता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम लोग आखिर हो कौन। वह लड़की उसे कहती है कि मरने से पहले तुम्हें सब पता चल जाए। अब सामने से कांग अपने आदमियों के साथ आ रहा होता है, जिसे देखकर यह लड़की अपनी गाड़ी की लाइट ब्लिंक करती है। कांग उस लड़की को मार्को के साथ देखकर चौंक जाता है और अपने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। मार्को उस लड़की से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वह बताती है कि तुम्हारे पापा से मिलने, और जो हमारा पीछा कर रहा है वह तुम्हारा भाई है और उसने ही हमें ऑर्डर दिया था हमें यहाँ लाने के लिए। अब कांग उस लड़की को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम मार्को के साथ कर क्या रही हो। वह कहती है कि मैं बस अपना दिया हुआ काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर टॉम एंड जेरी का गेम स्टार्ट हो जाता है। कांग उन्हें पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन अचानक वह लड़की टर्न ले लेती है। अब इस रेस में वह साइको भी आ जाता है। अब वह साइकोपैथ उस लड़की के बराबर में आ जाता है और उसे एक स्माइल पास करता है। तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, जिससे वह बाल बाल बच जाता है। वह लड़की अब जंगल में कार को मोड़ लेती है और उन सब से बच जाती है। वह लड़की मार्को को लेकर जंगल के बीच आ जाती है
वह मार्को को कहती है कि तुम्हारे पिता 1-2 दिन में मर जाएंगे, उनका हार्ट अब फंक्शन करना बंद कर दिया है। वह सियोल के बिगेस्ट फाउंडेशन होपयूंग के चेयरमैन है। इस फाउंडेशन ने सियोल में बहुत सारे कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाए हैं। और वह उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारे पिता और भाई दोनों बहुत जल्दी में हैं। अगर तुम्हारे पिता मर गए तो तुम्हारा भाई सारा प्रॉपर्टी खो देगा और सब कुछ उसकी सौतेली बहन को मिल जाएगा। जब चेयरमैन अपने होश में नहीं थे तब उनकी पत्नी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करा ली, इसलिए तुम्हारे भाई को तुम्हारे पिता को जिंदा रखना पड़ेगा। अभी भी मार्को समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वह लड़की उसे बताती है कि वे तुम्हारा हार्ट चाहते हैं, वो तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पिता को ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि वो जिंदा रह सकें। इसके बाद वह लड़की मार्को के सर पर गन रख देती है और कहती है कि मुझे अपोजिट टीम से तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर मिले हैं। उसे ऑर्डर देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन ही होती है। अब मार्को को समझ में आ जाता है कि ऐसे नहीं तो वैसे उसकी जान जानी ही है। तभी वहाँ पर वह साइकोपैथ आ जाता है और अपनी गाड़ी से उस लड़की की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है और मार्को बच जाता है। मार्को वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उस लड़की और साइकोपैथ में गन फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वह लड़की गोली भरने के लिए रुक जाती है और जब वह उठती है तो पाती है कि वह साइकोपैथ उसके कार के छत पर है। वह साइकोपैथ उस लड़की को मार देता है। मार्को भागते भागते कांग के हाथ लग जाता है। वह बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसीलिए वह ना चाहते हुए भी कांग के साथ चला जाता है। कांग उसे अपने घर लेकर आ जाता है। मार्को को कांग के साथ देखकर उसकी सौतेली बहन बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। तब गाय यंग वह सीक्रेट बॉक्स खोलती है। उसके अंदर एक गन और बुलेट्स होते हैं। अब उस साइकोपैथ को किम का कॉल आता है, जो कि एक और सस्पिशियस वाली बात होती है क्योंकि किम शुरू से मार्को के टुवर्ड्स लॉयल था। तभी हमें पता चलता है कि मार्को की माँ जो गायब हो गई थी वह अब हॉस्पिटल में है और किम उसकी देखभाल कर रहा है। वह साइकोपैथ कांग के घर के पास पहुंच जाता है। कांग अपने सौतेले भाई को अपने पापा से मिलवाता है और वह एक फैमिली सेल्फी लेने लगता है, यह कहते हुए कि ये हमारा साथ में पहली और आखिरी फोटो होने वाली है, जो कि अगेन एक डरावनी बात होती है और यह डर साफ तौर पर मार्को के चेहरे पर दिख रहा होता है। अब मार्को को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कांग फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है। मार्को को अब होश आने लगता है। यह देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। डॉक्टर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि क्या तुमने सही से एनेस्थीसिया नहीं दिया था। असिस्टेंट दोबारा से एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन उठाता है और फिर वह दूसरे डॉक्टर को लगा देता है। वह एक एक करके सबको मारने लगता है। यह देखकर सारे डॉक्टर्स वहाँ से भागने लगते हैं और वह असिस्टेंट दरवाजा बंद कर देता है और कांग के आदमियों को मार डालता है। फिर हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही साइकोपैथ है। वह मार्को को फ्री करके उसे ड्रेसअप करता है। तभी वो अचानक से दरवाजे पर गोलियां चला देता है। दरवाजे के बाहर कांग के आदमी होते हैं। जब कांग नहाकर बाहर निकलता है और करंट सिनेरियो को देखता है तो वह एक डेविल वाली हंसी हंसता है। मार्को इमोशनल होकर अपने पिता से बात करने लगता है। उससे वह पूछता है कि एक बाप अपने बेटे का दिल कैसे ले सकता है ताकि वह जिंदा रह सके। कांग अपने आदमियों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ता है। वह उस साइकोपैथ से कहता है कि हम एक डील कर लेते हैं। तभी कांग को पता चलता है कि जो फोन पर उससे $10 मिलियन मांग रहा था वह कोई और नहीं बल्कि यही साइकोपैथ है। अब मार्को उस साइको से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वह कहता है कि हम इसी डोर से बाहर जाएंगे और यह कहने के बाद वह मार्को के सर पर गन रख देता है और उसे लेकर कमरे के बाहर आ जाता है। कांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है $10 मिलियन कोरियन करेंसी में कितना होता है। वह साइकोपैथ 11.8575 बिलियन वोन कहता है, जो कि एकदम करेक्ट होता है। इसका मतलब यह होता है कि यह साइकोपैथ बहुत इंटेलिजेंट है। कांग कहता है कि इतना पैसा अभी के अभी अरेंज करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं अभी तुम्हें इसका आधा $5 मिलियन दे सकता हूँ। इस पर वह साइकोपैथ उसे कहता है कि क्या फिर तुम आधा हार्ट लेना चाहते हो। अब वहाँ पर गायंग आ जाती है और वह मार्को पर निशाना लगाती है उसे मारने के लिए। उसे ऐसा करते हुए साइकोपैथ देख लेता है और वह मार्को को बचा लेता है और उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। वह मार्को को साथ लेकर कमरे के अंदर आ जाता है। कांग अपने आदमियों को गोलियां चलाने से मना करता है। उसे पता चल जाता है कि ये सब उसकी सौतेली बहन गायंग की वजह से हो रहा है। अब उस साइकोपैथ को रियलाइज होता है कि उसके पैर में चोट लगी है। तभी उसे और मार्को को पता चलता है कि उसके पिता को भी गोली लग गई है। कांग अपने आदमियों के साथ उस कमरे के अंदर आ जाता है और वह साइको मार्को के साथ साथ उसके पिता पर भी गन तान देता है और कांग को मजबूर करता है पैसे देने के लिए। इन द लास्ट कांग पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। वह पैसे उससे सेंड कर देता है। अब कांग अपने आदमियों को कहता है मार्को को अपने साथ ले जाने के लिए। जाते जाते वह साइको मार्को से कहता है कि चिंता मत करो, आज तुम नहीं मरोगे, बस मुझ पर भरोसा करो। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कांग और उसके आदमी उस पर गन तान देते हैं। वह साइकोपैथ मार्को को नीचे झुकने के लिए कहता है और सबको अकेले ही हैंडल करने लगता है। वह सबको मारने लगता है। इसी में कांग को गोली लग जाती है। कांग उसे मारने के लिए बंदूक उठाता है
लेकिन वह साइको उसे ही गोली मार देता है। कांग किसी तरह जाकर सोफे पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। वह साइको मार्को के सहारे कमरे के बाहर आता है। बाहर उन्हें गायन मिलती है जो कि मार्को को मारने के लिए बेकरार होती है। वह साइको से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर वह साइको उसे कहता है कि अब तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो बस जाकर इसे एंजॉय करो। गायन कहती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ? अगर ये दोबारा यहाँ आकर अपना हक जाता है या फिर आज के इंसिडेंट को लेकर मुझे ब्लैकमेल करेगा तब। यह सब सुनकर मार्को को बहुत गुस्सा आता है और गायन को एक थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सामने से भी पैसे दोगी ना तब भी मैं ये गंदे पैसे नहीं दूंगा। वह कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वह उस साइकोपैथ से कहती है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ इसे मारने के लिए। यह सुनकर वह साइकोपैथ कहता है कि इनके खून में ही ऐसा भरा हुआ है। वह मार्को से कहता है कि तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्ट्री का खुलासा होता है। उस साइकोपैथ से मिलने वही कार वाली लड़की आई थी और उससे एक फोटो दिखाकर कहती है कि इस बच्चे को ढूंढना है, इसके लिए तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। अब वह साइकोपैथ किम से आकर मिलता है और उससे कहता है कि तुम मुझे एक डिसेंट लड़का ढूंढ कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा ताकि तुम इस जगह को बचा सको और इन बच्चों के लिए स्कूल खोल सको। वह ऐसा लड़का ढूंढ रहा होता है जो कि काफी टफ हो, इसलिए कि मार्को का नाम बताता है। वह साइको इसकी पुष्टि करने के लिए मार्को का मैच देखने जाता है और उस पर तभी से नजर रखने लगता है। वह मार्को का एक डॉक्यूमेंट बनाकर उस कार वाली लड़की को दे देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर की हेल्प से मार्को की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट से एक्सचेंज कर देता है। मतलब शुरू से लेकर अभी तक सारा प्लान इसी साइको का होता है। कांग का सौतेला भाई मार्को नहीं बल्कि यही साइकोपैथ होता है। यह सब जानने के बाद मार्को को बहुत गुस्सा आता है और वह उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह साइको उसे हंसते हुए सॉरी बोलता है। वह उसे बताता है कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन उस $10 मिलियन में हो गया है। वह मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता था। यह सब जानने के बाद मार्को को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वह उस साइको को एक पंच मारने लगता है, पर इस बार वह मार्को को पंच मारने से रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं भी कोपिनो ही हूँ। इसके बाद उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है। जब वे वहाँ से जा रहे होते हैं तब गायंग उनसे कहती है कि यहाँ कभी लौटकर मत आना। सेल्स उस साइको को गोली लगी होती है, इसीलिए वह गाड़ी मार्को को चलाने के लिए कहता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा होता है और मार्को की माँ भी एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी मार्को से मिलने वह साइकोपैथ आ जाता है। वे दोनों बात करने के लिए गार्डन में चले जाते हैं। वह साइको उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपने पिता को ढूंढ रहे हो? इस पर मार्को कहता है कि पता नहीं, लेकिन मैं कोरिया से तंग आ गया। तभी वह साइको जोर जोर से खांसने लगता है। मार्को उससे पूछता है कि क्या तुम हॉस्पिटल गए? वो उसे बताता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, बल्कि उसके बदले मैं किसी से इलीगल तरीके से एक दवाई लेता हूँ। इससे मुझे बेहतर महसूस होता है और यह दवाई बहुत एक्सपेंसिव है। वह मार्को से लास्ट टाइम मिलने आया होता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वह साइको एक रियल डॉक्टर से मिलता है। वह उसे बताता है कि मैं ये दवाई लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप एकदम ठीक हैं क्योंकि आप अपना बहुत ख्याल रखते हैं। जब कोई 10 साल लगातार सिगरेट पीने के बाद स्मोकिंग छोड़ता है तो उसे इस तरह का खांसी आना आम बात है। इसका मतलब कि उसे कोई सीरियस बीमारी नहीं थी। वह उन मेडिसिन के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये बस मल्टीविटामिन्स है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यह सब जानने के बाद उस साइको को पता चलता है कि वह पुराना डॉक्टर उससे चूना लगा रहा था और वह बेवकूफ़ बन गया, जो कि इस मूवी का सबसे फनीस्ट पार्ट होता है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें और ऐसे मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।